अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 34 यानी लेक्चर नंबर 34 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम के मुतालिक हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि बेटा हमारे जितने भी दुनिया के वर्ल्ड के जो फेमस इंटेलेक्चुअल्स हैं, दानिश्वर हैं, और जो एनालिसिस हैं और जो हमारे जर्नलिस्ट्स हैं और जो हमारे बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये ओपिनियन, उनका ये मानना, उनका ये तज्जिया है, यानी कि एनालिसिस है, व्यू है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इस इदारे का बनाने का मेन मकसद था पीस एंड सिक्योरिटी, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या ये वाकई में इदारा पूरा अपने अच्छे तरीके से जो इनका मेन पर्पज़ है, इनका मकसद है, उसके हिसाब से ये काम कर रहा है या नहीं, और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इनके हदफ और मकासद जो हैं वो सही तरीके से अमल दरामद हो रहे हैं पूरी दुनिया के हिसाब से, इसके हिसाब से हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। और इस टॉपिक को आप शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है, इसका जो मेन पर्पज़ है वो सही काम कर रहा है या नहीं, और उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे ये खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं या नहीं, तो हम इसको देखेंगे। इसके पहले कि हम लोग इसको डिस्कस करें, हम लोग लास्ट जो हमने अपना लेक्चर डिस्कस किया था उसके हिसाब से हम लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका के माबैन जो ताल्लुकात हैं हमने उसको पढ़ा था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को ज़रूर देखने के बाद हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसका लिंक और पूरी की पूरी इन लेक्चर्स की प्लेलिस्ट अपने लास्ट में इस लेक्चर के रख दूंगा, आप इसको ज़रूर देखें और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है बेटा। आज के हिसाब से जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपको दिख रहा होगा मेन पर्पस पीस एंड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स, ये इनका मेन मोटो है, और इनका मेन हेड क्वार्टर भी न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका में है। तो आपने अगर नोट करा होगा कि इनका मेन पर्पस, मकसद ही यही है, ये इनका असल जुज़ है। तो क्या अगर देखा जाए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मेन कॉलोनाइजेशन सिस्टम ख़त्म हो रहा था, 3 मेन अलायंस ग्रुप जो थे उस वक्त बेटा, रशिया, अमेरिका और बरतानिया, उनके दरमियान में 24 अक्टूबर 1945 को माजरत, उसके हिसाब से इस वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए 51 कंट्रीज़ ने बाकायदा ये ट्रीटी साइन करी, और उसमें मेन पर्पस जो रखा गया वो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी था, बैन अक़वामी अमन और जो तहफ़्फ़ुज़ था, सलामती थी, उसको सबसे अहम किरदार था। फिर उसके बाद डेवलपिंग था, फ्रेंडली रिलेशंस का, फिर नेशंस का, प्रोमोटिंग सोशल प्रोग्रेस था, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स था, और ह्यूमन राइट्स था। ह्यूमन राइट्स आप समझ रहे होंगे, बुनियादी इंसानी हुकूक। अब ये सारी बातें अगर देखी जाएं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये इनका मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। अब मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आज में अगर इसको में अगर फर्दर अगर देखा जाए तो उसमें यूएन के जो मेंबर्स हैं 191 हैं आपकी बुक के हिसाब से, लेकिन 193 हो चुके हैं। इसमें भी 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी भी इसका हिस्सेदार में नहीं आती, जिसका मेन नाम आता है उनमें नॉर्थ कोरिया है और ईरान है, बहुत सारे हैं बेटा। इसके हिसाब से जो आपने अगर नोट कर लिया होगा कि इनमें वो कंट्रीज़ भी नहीं आ सकती जो अंडर डेवलप या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहलाती हैं, लेकिन पाकिस्तान उसमें आता है। वो रीज़न बिकॉज ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, जो हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। अब 24 अक्टूबर 1945 को इनके मेंबर्स ने इस पर अमल दरामद करना था, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो परमानेंट ग्रुप ऑफ मेंबर जो इसके हैं, परमानेंट जो कभी नहीं होंगे, वो 5 हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, यूएसए, रशिया और यूके है। अब आपने अगर नोट कर लिया होगा कि ये वर्ल्ड वॉर के सबसे जो आपके अगर देखो 1 में और 2 में सबसे पहले अहम कंट्रीज आती हैं, उनमें फ्रांस, यूएसए, रशिया और यूके आता है। चाइना इसलिए आ गया बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सपोर्ट, इसके हिसाब से वो परमानेंट मेंबर बन गए। अब ये परमानेंट मेंबर्स के बाद जो 15 से 11 या 15 हर जब आने वाली वोटिंग कास्ट होती है तो उसमें एज अ जुज़वी तौर पर इन टर्म कंट्रीज़ भी इसका हिस्सा बनती हैं एज अ प्रोग्रेस के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से। और उसमें अगर देखा जाए तो इनके जो ऑर्गन्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के जो मेन डिपार्टमेंट्स आते हैं, उनमें जनरल असम्बली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट है। अच्छा, इसमें सबसे अहम जो आपका डिपार्टमेंट आता है, ऑर्गन आता है, वो सिक्योरिटी काउंसिल का है। उसी में जनरल असम्बली में जितने भी लोग, जितने भी कंट्रीज़ जो इसके साथ अटैच हैं, मेंबर्स हैं, वो आके अपनी अपनी पॉलिसीज़ को डिस्कस करती हैं और सिक्योरिटी काउंसिल उस पर नज़रसानी करती है।
फिर उसके बाद इकोनॉमिक काउंसिल को वो चीज़ दी जाती है कि कितना सपोर्ट करना है, कितना उन पे पैसा लगाना है, कौन से उनमें सबसे अहम जुज़्व होते हैं कि उनके समाजी लिहाज से उनको सपोर्ट किया जाए। और अगर कोई तनाज़ा है, कोई डिस्प्यूट है, कोई लॉ का मसला है, कोई इंटरनेशनल लॉ का मसला है, तो इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिया जाता है। और उसी के हिसाब से सेक्रेटरीट उस मुल्क का दौरा करता है, उस सेक्रेटरी जनरल के जहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस मुल्क को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पज़ ही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। अगर उसी की आड़ में अगर आप लोग दुनिया में जंग करोगे, एक मिसाल दे रहा हूँ बेटा, वॉर, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, मैंने आपको पहले कहा कंट्रोवर्शियल है कि जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रशिया हो, कभी अमेरिका हो, कभी बरतानिया हो, कोई ना कोई जवाब पैदा करके किसी मुल्क के ऊपर हमला करता है। और ये बहुत कंट्रोवर्सीज इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद भी हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ या मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये पूरी दुनिया इस पर डिस्कस करती है। अगर देखो तो बहुत सारे जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें भी ये सारी बातें हो रही होती हैं। अब यहाँ पर ये कहना कि नहीं कि गलत है, सही है, ये बातें नहीं होती हैं, ये नहीं होती, तो हमें दिखता तो है ना सामने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी के बिहार पर सारे इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट एनालिसिस सारी बातें करते हैं। सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा, पूरी दुनिया करती है फिर। और यही वो रीज़न होते हैं कि जहाँ पे ये पाँचों ऑर्गन अगर काम करना सही तरीके से शुरू करें तो उसमें फिर आ जाते हैं आपके क्या, पाकिस्तान की बात। अब पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो 30 सितंबर 1947 में इसका हिस्सा बना। सिर्फ मंथ आफ्टर जैसे ही ब्रिटिश कॉलोनीज का पूरा ख़त्म हुआ और इंडिपेंडेंट हुआ, उस वक्त से लेके आज तक चार्टर और मेंबर पार्टिसिपेट जो कर रहा है यूएन का, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का एज अ पीस फोर्स। यूएन पीस फोर्स में सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का पहले आता है। अब यहाँ पर अगर पाकिस्तान देखा जाए तो इनके नज़र में सबसे अहम फोर्स है। और जब ये फोर्स है तो उसी के हिसाब से यूएन जो पहले अपनी पीस सिक्योरिटी के हिसाब से, यानी कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में उसमें पाकिस्तान के ग्रुप्स जाते हैं, देखें आपके सामने। अब यही बात होती है कि अगर इसका मेन पर्पज़ ही यही है अमन कायम करना, बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती कायम करना, तो ये दिख क्यों नहीं रहा है? अगर दिख रहा है तो फिर वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जिसकी वजह से ये रोक नहीं पाते उन चीज़ों को। और अब तक तो बहुत सारी बातें हो रही हैं जिसमें नेटो ग्रुप भी आ गया। अब उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो हमने अगर नोट करा होगा कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आपके डिपार्टमेंट्स बहुत काम करते हैं। और उसी के बाद अगर देखा जाए तो इनका जो मेन पर्पज़ आता है वर्ल्ड पीस एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट यानी कि बैनुल-अक़वामी तनाज़ा। अब तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए कि कहीं बहुत ज़्यादा तनासुब ना बढ़ जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको पता है ना इख्तलाफात ना हो जाएँ, तनाज़ात ना बढ़ जाएँ, तो फिर उसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है। इसके ऊपर आप कोई भी मुल्क उठा के देखो जिसके साथ तनाज़ा चल रहा है, वो अब तक मसले हल हुए हैं, चाहे वो बर्मा का हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर का हो, चाहे वो वियतनाम का हो, चाहे वो यमन का हो। अब मैं कितने सारे आपको एग्जांपल्स दूँ, यही वो एग्जांपल्स आप मुझसे पूछोगे कि सर फिर ये बनाने का मकसद क्या जब ये इनके सारे मेंबर्स हैं। तो बेटा मैं आपको वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंट्रोवर्शियल है। अब यहाँ पर अगर आपको कहीं ना कहीं किसी को अगर मुनाफा देना तो दूसरे को नुकसान भी देना पड़ेगा। वो नुकसान क्यों दें हम, उसके बिहाफ पर हम कोई बेनिफिट क्यों ना, कि चांसेस जो है जो इतनी तरह थ्रेट हो रहा है उसको कम करें। और उसको कम करने में ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रही है बार बार। अब जब फेल हो रही है तो फिर यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और उस कंट्रोवर्सीज में फिर तीसरा मेन टॉपिक आ जाता है, वो क्या होता है, सॉवरेनिटी। अब सॉवरेनिटी आपको पता है इक़्तिदार होता है, ऑटोनॉमी जिसको हम कहते हैं, और इंटरनल अफेयर्स कहते हैं। किसी के मामलात, किसी के अंदरूनी मामला पे कोई ऑर्गेनाइजेशन पहले इंटरफेयर ना करे। अब जहाँ पे फ्रेंडली टाइज बने हुए दोस्ताना ताल्लुकात, तो एक दोस्ताना ताल्लुकात में दूसरा इंपोर्टेंस हो जाता है, सॉवरेनिटी हो जाती है, ऑटोनॉमी होती है, उसकी अपना एक इक़्तिदार होता है, उसका अपना एक मुहाफ़िज़। देखो एक होता है ना मुल्क का बेटा इक़्तिदार होता है, आप उसको कैसे ख़त्म करोगे? दूसरा मुल्क ख़त्म करने को बोल रहा है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठे देखे ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, फिर उस पर हम लोग अटैक करें। यहाँ तो हम लोग एक बस रीज़न मिल जाता है, एक जर्नलिस्ट ने एक बात कर दी, पूरा हमला हो जाता है इराक़ पर। कभी इस ऑर्गेनाइजेशन ने नोट किया? और जब हमला हो गया, लोग मर गए, सब कुछ हो गया, बाद में रिसर्च की, बाद में तहकीक की, तो पता चला कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे यूएन को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। अब यूएन को फेस करना पड़ा तो पूरी दुनिया को फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यूएन ने उस वक्त तहकीक नहीं की। और यही वो बात थी, तो कंट्रोवर्शियल शुरू हो गई। अब इसमें मैटर्स तो आप इराक के भी ले लो, ईरान का ले लो, जितनी मिसालें आपको लेनी है ले लो। अब ये तो पूरी यूट्यूब भरा पड़ा है। अब यूट्यूब में मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग मेन सोशल मीडिया को इसी को रखते हैं, फेसबुक में भी रखते हैं। अब फेसबुक भी आता है तो ये भी है। अब देखो ये बेटा, ये हम लोग इसको एज अ मीडियम इस्तेमाल करते हैं। जब मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता भी नहीं होता, हम फिर उनको तनकीद करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया वालों का। अब सोशल मीडिया वालों का इसमें क्या कसूर है? इसमें कसूर उनका होता है कि जो बेचारे तहकीक नहीं करते, और तहकीक नहीं करते तो फिर ये मसला खड़ा होता है। आपकी सामियत के ऊपर मसले खड़े हो जाते हैं, और जब सामियत के मसले खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त फिर क्या होता है कि हमारा जो सबसे अहम कॉपरेशन होता है इंटरनेशनल, और डिस्क्रिमिनेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है बढ़ जाता है। जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है उसको ख़त्म करना, तासुब को ख़त्म करना। अब आपको पता है कि तासुब डिस्क्रिमिनेशन कब फैलता है? कलर की वजह से,
लैंग्वेज की वजह से, फेथ की वजह से, जेंडर की वजह से, ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। आज भी ये मौजूद हैं। हमने प्रमोट करना है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमन राइट्स को। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करना है। और यहाँ पे उल्टा देखो, वही बात होती है ना, उल्टा। अब आप लोग मुझसे सवाल करोगे सर उल्टा हो रहा है, तो मैं क्या आपको क्या जवाब दूंगा? क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका लिए बनाई गई है उसी को अगर ये ना कर पाए तो फिर फ़ायदा क्या? अमेरिका में आपको पता है कलर के ऊपर अभी भी इतना ज़्यादा चलता है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इसका हिस्सा है मेंबर। अब मेंबर हिस्सा है तो आप मुझसे सवाल करोगे, मैं क्या पूरी दुनिया ये सवाल करना शुरू कर देती है बेटा? तो रीज़न ही यही है। ऑर्गेनाइजेशन बनाने का मकसद ये होता है कि सारी चीज़ें जो आपने तय की हुई हैं, जो आपने कानून बनाए हुए हैं, प्रिंसिपल बनाए हुए, उस पर अमल करना। उसके अमल करने के बाद अगर आप नोट करो तो उसमें सबसे अहम बात आती है मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी, एक इत्तेहाद। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, यूएनएसएफ है, यूएनडीपी है, यूएनएचसीआर है, आईएलओ है, अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसके ऊपर भी हैरानगी होती है। फिर एफएओ है, आपको पता है ना, फाइनेंशियल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स हैं। आईएमएफ भी इसका डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड बैंक भी इसका डिपार्टमेंट है। तो अब आप अंदाजा लगाओ कि सब जब इसके डिपार्टमेंट्स में आते हैं तो इनको काम करना चाहिए, इनको मेन रोल अदा करना है अपने आप को इन सारे ऑब्जेक्टिव्स में। जो वो 5 जो ऑर्गन्स थे ना, उनका इसमें डिपार्टमेंट्स का अहम किरदार होता है। और उसी अहम किरदार में सबसे अहम किरदार ये होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि वो पीस, सिक्योरिटी जो इन्होंने बोला हुआ है वो मेंटेन करें। फ़ौरन जंग का निसाब नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए। ये बनाई इसलिए गई थी कि जंग नहीं हो। जब जंग नहीं हो, जंग जाहिर सी बात है, जब बैठ के बात हो सकती है, जंग क्यों करें? जब कोई आपका कोई मसला हो तो पहले उसको इंटरनली सॉल्व किया जाता है, दूसरों के साथ मिलकर इस चीज़ को सॉल्व करें। जब वो सॉल्व नहीं होती है तो फिर कहीं ना कहीं वॉर का चक्कर आता है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का कोई रिसर्च नहीं कर रही है, पूरा तहकीक नहीं कर रही है, कोई आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं और फिर आप अटैक कर लेते हो, तो आपके लिए मसले बन जाएंगे, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी ये तनकीद होना शुरू हो जाएगी। और ये तनकीद हो रही है। मैं सिर्फ यूएन को बेटा ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि यूएन बन गई है या उसका निज़ाम ख़राब चल रहा है, नहीं। असल ये है कि जो उन्होंने बनाई है उस पर अमल कर लें। अमल करना ही तो असल बात होती है। अब यहाँ पे आप मुसलमान को देखोगे या हिंदुओं को देखोगे या अंग्रेज़ को देखोगे या क्रिश्चियन को, तो अब डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बेटा। मत, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ही नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है उसका काम ही नहीं है ये। और मैं नहीं चाहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन ये कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना बनती रहे, क्योंकि यहाँ पे सारे ममालिक इसका हिस्सा हैं। पूरी दुनिया के ममालिक इस चीज़ का हिस्सा है। एक पे तनकीद होगी, एक को तकलीफ होगी तो दूसरों को भी होगी, उसका भी नंबर आ सकता है इस मामले में। वो कभी ये सोचते नहीं हैं। तो यही वो चीज़ें हैं कि जब आपने इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, इतना ज़्यादा इसको लेके चलना है, तो सिर्फ एक चीज़ को नहीं देखें, पूरी ग्रिड्स को देखें, सारे लोगों को देखें कि कहाँ पे कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं हो जाएगा इन फ्यूचर, या अभी हो रहा है तो कल को हो सकता है। और इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स ये अगर यही हो कि हमने ये चीज़ें ख़त्म करनी है और वो ना ख़त्म हो पा रही है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या है? जो लोग बोलते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, जो जर्नलिस्ट बोलते हैं, तो यही वो रीज़न्स हैं बेटा। ठीक है, अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और आपको इसके मुतालिक अगर कुछ पता हो, रिसर्च हो, तो मुझे ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लाइल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।